की वजह से आप देखें कि अगर 100 सुसाइड हैं तो लगभग 60% मेल करते हैं, 40% फीमेल करती हैं। हार्ट अटैक्स आते हैं तो 60-65% ज़्यादा जो परसेंटेज है वो मेल का होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी ये होता है, बट कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि इमोशनल सप्रेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा रहता है। सो अच्छा हुआ आपने उस पॉइंट पे बात की। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मैंने सबसे ज़्यादा एक तरह से ना, इस इंसिडेंट ने मुझे कंपेल कर दिया खर्चा चलाने कि मैं अब तो टाइम आ गया कि मैं एकदम आवाज उठाऊं। एक तरीके से अगर सपोज कोई बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि काम करते हैं, शादी करते हैं, भैया जो हैं बड़े भैया और मेरे फादर, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल पे क्लोज थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। जब फादर की जब डेथ हुई तो मैंने ये चीज़ देखी कि हम जितने भी जो छोटे भाई बहन सब जो थे सब उनके पास पहुंच गए, इंक्लूडिंग माई भाभी, माई मॉम। हर अब भैया अब क्या होगा, भैया अब क्या होगा, सब रोए जाए। बट वो इंसान, उसको सारी अरेंजमेंट्स भी करना है क्रियाक्रम के, उस इंसान को फैमिली भी संभालनी है, उस इंसान को उन लोगों को भी देखना है जो वहाँ पे आ रहे हैं, और उस इंसान को सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी है। मतलब वो एक अकेला आदमी, वो बेचारा रो भी नहीं सकता, उसके पास रोने तक का टाइम नहीं है। आप वो सोचो वो कंडीशन कि हम सब लोग रो रहे हैं, बट अगर वो भी रो दे तो हम जाएंगे किसके पास? हम गए तो उनके पास ही थे कि अब पापा नहीं है तो बचा कौन है घर में? भैया बचे हैं बस, बड़े भैया, और वो फादर के समान है। तो हम तो एक तरह से उन्हीं को ही उस रूप में देखते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनके मन को समझने वाला तो उनके पास उस टाइम पे कोई था ही नहीं। तो वहाँ से वो चीज़ समझ में आई कि मतलब एक आदमी कितना अकेला है। औरत के पास हमेशा कोई ना कोई पार्टनर होता है, या तो बॉयफ्रेंड होगा या हस्बैंड होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन आदमी के पास कौन है? शायद वाइफ से भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वाइफ तो खुद ग्रीफ में थी। राइट। तो वहाँ से वो एक चीज़ समझ में आई कि मतलब, एंड आई वाज उस टाइम पे एक तरह से तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा भैया रो क्यों नहीं रहे? लेकिन फिर अगले ही पल वो चीज़ समझ में आई कि अगर ये रो देंगे तो हम सब टूट जाएंगे। राइट। तो बस वो चीज़ वो दिखाई दी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वो पेन तो बहुत ज़्यादा था उनको, आज भी वो देखते हैं हम लोग, लेकिन बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिलर। लवली। सो रिलेशनशिप पे भी आप काफ़ी काउंसलिंग देते हैं, तो जनरली आपके पास जो लोग इश्यूज़ लेकर के आते हैं, सबसे ज़्यादा आप मैरिज में कौन से इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा लोग लेकर के आते हैं? सबसे ज़्यादा जो मैरिज के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो एक तो आते हैं कि ना मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाला केस सबसे ज़्यादा आता है कि सास बहू की बनती नहीं है और आदमी बसता है। अच्छा। एक तो ये बहुत ज़्यादा केस आता है। दूसरा ये केस आता है कि हस्बैंड और वाइफ की मेंटालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती है, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ये दो केसेस जो है मैंने रिलेशनशिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखे हैं, जो मैरिड लोगों के अंदर जो देखे तो हैं। अगर कोई व्यक्ति सास और बहू के झगड़े में पिस रहा है, पत्नी और सास के में, तो क्या क्या गाइडेंस आप उसे देते हैं? कैसे वो डील करे? अगर मैं एक फनी पॉइंट पे अगर ये बात बोलूं जी, तो उसको तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। दोनों को अकेला कमरे में बंद करके कि लड़ते रहो अपनी वाला से। एक्चुअली में क्या है कि ना, अगर मदर की बात करें और वाइफ की बात करें, दोनों की एक्सपेक्टेशन उसी एक आदमी से है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब दोनों ही फीमेल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप बार बार एक ही आदमी को टॉर्चर करते जाओगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। वो एक आदमी कब तक उस चीज़ को सहन करेगा? आदमी पूरे ऑफिस का प्रेशर लेके घर आ रहा है, उसके बाद घर आते ही मम्मी तेरी बीवी ने ऐसा करा, तेरी बीवी ने खाना जला दी, तेरी बीवी ने दाल ज़्यादा उबाल दी, और ये सब, और मम्मी तो ऐसे बोलती है, मुझे कहीं जाने नहीं, मुझे ये नहीं पहनने देती, ये नहीं करने देती। तो ऐसे कि इसके अंदर आदमी ये सोचे कि अरे मैं अभी घर में घुसा हूँ, कम से कम थोड़ी तो शांति रखो। और घर में आके पहले बॉस का प्रेशर, फिर यहाँ का प्रेशर, कितना प्रेशर एक इंसान हैंडल करेगा? तो एक तो दोनों फीमेल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज उस इंसान को मत करो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी चीज़ ये, अगर बाय चांस कोई, अगर सपोज मम्मी अगर बोल रही है या वाइफ अगर कोई कंप्लेन कर रही है, तो आप ना ऐसे केस के अंदर उनको उस टाइम पे ये चीज़ बोलो, बीइंग अ मेल, कि ठीक है मैं बात करता हूँ, और फिर आप अकेले में जाके बात करो। दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा के समझाना
इसका मतलब आपने खुद ने अपने गर्दन पे आपने तलवार लटकाई। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकेले में समझाओ समझ जाएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ आप बैठ के समझाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। औरतें इतनी आसानी से समझती नहीं है। सो वन मोर थिंग, फेमिनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है? आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ऐसा है वैसा है। सो आपके पर्सपेक्टिव में ये बैलेंस कैसे किया जाए दैट दोनों को इक्वल राइट्स भी रहें और ये नहीं कि कोई राइट्स का मिसयूज़ भी कर रहा हो? तो व्हाट इज़ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू यू वेयर बोथ द जेंडर्स कैन बी बैलेंस्ड? एक्चुअली में एक ऐसा टाइम था जब फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाला जाता था, उनको कहते हैं ना प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो उसके बाद जब फीमेल्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो आज की अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ कि भाई हम तो किसी से कम नहीं है, हम तो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कोई आदमी हमें बोल ना जाए, हमें कुछ कह ना जाए, तो बेसिकली इस चीज़ को फीमेल्स ने वो फेमिनिज्म का एक ठप्पा लगाया कि मतलब हम भी एक आदमी से कम नहीं है, हम भी एकदम इक्वल राइट्स रखते हैं, इक्वल चीज़ें रखते हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो जनरली मुझे ना डिफरेंस तो दिखता है, बहुत बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे सपोज़ कि लोगों को ना अगर मैं एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फेमिनिज्म ना ठीक है, एक हद तक समझ में आता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के अंदर ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कि अगर वाइफ की अगर बात करें तो वाइफ ये चीज़ बोले कि ना मैं खाना क्यों बनाऊँ, मेरा थोड़ी काम है हर टाइम खाना बनाने का। तो ऐसे तो आदमी बोल सकता है मैं जाके काम क्यों करूं, मैं ऑफिस क्यों जाऊं। तो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस बना लो, अपने अपने जो काम जो है अगर आप बांट लो, तो आपका रिलेशनशिप भी सही चलेगा, है ना। और यहाँ पे फेमिनिज्म वाली ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है कि भाई आपने ये चीज़ को ठप्पा लगा दे कि हम ये चीज़ क्यों करें। मतलब जनरली इसमें ये है कि ना फेमिनिज्म सही चीज़ है, लेकिन आप ना थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो हर एक चीज़ के अंदर। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि चाइल्ड बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिविलेज फीमेल्स को मिला है, मेल्स को नहीं मिला है। तो ऐसे केस के अंदर मेल्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना। अब अगर वो अगर फीमेल आपको लिए कुछ कर रही है ना, अगर एक बच्चा दे रही है घर को और सारी चीज़ें, तो बीइंग अ मेल आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। तो अगर कोई एक इंसान एक काम कर रहा है तो दूसरे को उस चीज़ में बैलेंस बिठाना चाहिए। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप भी सही चलेगा। लेकिन रेदर देन कि आप इसी चीज़ के गीत गाते रहो भाई फेमिनिज्म, तो वो चीज़ है ना सही नहीं है। ऐसे मतलब मेल इस टाइप के जो फीमेल्स होते हैं ना उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं ऐसी फीमेल्स जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो कर रही हैं। ठीक है, सबको पता है क्या सही है क्या नहीं है, सब जानते हैं इस बारे में। आप अपने अपने रोल्स प्ले करो, करते रहो। रिसेंटली एक बहुत इंसिडेंट है जो बहुत हाईलाइट हुआ है, जैसे अतुल सुभाष का जो सुसाइड किया उसने, तो एक वो जो भी उनकी वाइफ है, वहाँ से एक फीमेल का एक अलग ऐसा डार्क साइड भी देखने मिलता है कि समहाउ जो उसे राइट्स मिले हैं उन अधिकारों का एक गलत यूज़ करके एक मैन को इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित कर देने का कि वो इतना बड़ा एक वीडियो बना करके अपनी जान ले रहा है। सो व्हाट इज़ योर टेक इन दिस केस? इस केस में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या टेक है आपका? जो अतुल सुभाष ने जो किया है, पहले तो वो मैं उसको सुसाइड नहीं बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी एक सैक्रिफाइस जो उसने किया है उन सभी आदमियों को झंझोड़ने के लिए जो इस टाइप की सिचुएशन को फेस कर रहा है। हमेशा ये चीज़ बोला जाए कि औरत तो सीता जैसी होती है, ऐसा नहीं है। औरत खतरनाक भी हो सकती है, जैसे अतुल सुभाष की वाइफ थी। Yes. I saw that one photo, I think, where there is no guilt, there is no regret, there is no shame, nothing was there in her eyes, only anger was there. तो एक फोटो देखा था मैंने, so I was surprised that how she is not feeling the shame or guilt because somehow she is responsible for that. Exactly. shame और guilt ये सारी चीज़ें होती तो शायद वो ऐसी हरकतें करती नहीं जो अपने हस्बैंड के साथ जो उसने किया है। जिस लेवल का मेंटल टॉर्चर जो उसने अपने हस्बैंड को दिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार एक तो इंसान
पहले ही मतलब फाइनेंशियल प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बेटे से नहीं मिलने देना, फिर डाइवोर्स की सिचुएशन, वाइफ से दूर रहना, इतने सारे मेंटल टॉर्चर के अंदर जब बार बार उसको हर इंसान ये बोलेगा तुम मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, तो एक आदमी के दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आएगा कि यार मर ही जाता हूँ इससे बेटर तो उस टाइप की सिचुएशन उस इंसान की रही थी, इसलिए उसने इतना बड़ा ये स्टेप उठाया, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस पूरे के पूरे केस के अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि जो हमारा इंडियन लॉ जो है सेक्शन 498A, अगर मैं इसके 2020 की अगर मैं बात करूँ, 2020-21 का अगर NCRB की रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 1,11,550 समथिंग ऐसे कुछ केसेस हैं जो इस केस के तहत दर्ज हुए। अच्छा, आप सोचो 498A, जिसके अंदर बेसिकली इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन बनाया इसलिए गया था कि फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए डाउरी से या किसी और चीज़ से, कि उनके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट ना हो जाए या उनको वो प्रोटेक्ट रहें, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। लेकिन आज फीमेल उसी चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं। आप एक ही चीज़ देखो कि जो फीमेल्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से अगर सपोज कोई बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एक काम करते हैं, शादी करते हैं, तलाक देंगे, एलुमिनी का पैसा आएगा, उससे स्टार्टअप खोल लेंगे। बिजनेस बन गया है ये। रियली? एग्जैक्टली। आप ये चीज़, इतने ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। और आप ये चीज़ देखो कि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो जनरली आजकल शादी इसीलिए कर रही हैं ताकि वो एक एलुमिनी का मोटा पैसा ऐड पाए सामने वाले से। कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है ये कि आप एक पैसे को पाने के चक्कर में आप ये चीज़ वो कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो। इनफैक्ट मेरे तो रिसेंट नोन में एक केस आया है। केस के अंदर ये था कि एक फीमेल ने शादी करी और उसके कुछ टाइम बाद उसने तलाक लिया, एलुमिनी का मोटा पैसा लिया। थोड़े टाइम बाद उसने सेकंड मैरिज करी, उसने सेम चीज़ सेकंड मैरिज में भी करी, वहाँ से भी उसने एलुमिनी का पैसा लिया, एंड नाउ अब वो थर्ड शादी करने जा रही है। मतलब आपके खुद के तो बस की है नहीं कुछ कमाना जी, और अपना खर्चा उठाना, और आप इसी चीज़ को आप एक तरीके से फंडिंग का एक सोर्स बना रहे हो। एक एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको। एक मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा इंटरनेट पे, जज बैठी थी सामने, एडवोकेट ने ये चीज़ बोली कि ना मैम वो ना एलुमिनी के लिए जो पर्सन जो है विक्टिम, उन्होंने 6 लाख रुपीज़ पर मंथ की डिमांड करी है एलुमिनी की। एंड जज ने बोला 6 लाख रुपए एक औरत को अपना खर्चा चलाने के लिए, मतलब रियली? तो उसने बोला कि ना एक्चुअली में उनके ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, वो कैल्विन क्लीन की टी शर्ट पहनती है जो कि 10,000 से अबव की आती है। मतलब जस्ट मतलब इमेजिन 6 लाख रुपए महीना एक फीमेल को अपना मतलब खर्चा चलाने के लिए एलुमिनी के नाम पे। क्या है ये? एक तरीके से बिजनेस है ये, लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो आप ये मैट्रिमोनियल साइट्स जो आप देख रहे हो, डेटिंग साइट्स जो देख रहे हो, वहाँ पे यही सब चीज़ें तो हो रही हैं। फीमेल्स फंसा रही है आदमियों को, उसके बाद शादी करके एलुमिनी का पैसा ऐड रही है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, बस एक तरीका वो निकाल लिया क्योंकि लूप होल है हमारे सिस्टम के उस लॉ के अंदर। अगर वो लूप होल अगर ठीक कर दिया जाए तो ऐसे केस के अंदर फिर ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी, जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ट्रू। सो मेंटल हेल्थ के लिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या प्रैक्टिसेस यू डू? मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो रहते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए एक तो ना ओवर थिंकिंग का जो है उस चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है जी। आप अगर आपको किसी चीज़ से कोई इशू हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के बारे में एक्चुअल में उसका डिटेल एनालिसिस करो कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, कहाँ से आई है, और उसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। देन जस्ट वर्क ऑन इट। लोगों के साथ दिक्कत क्या है, लोग ना हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, इस बारे में ही बात करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में दिमाग नहीं लगाता कि चलो हो गया ना, वो पास की चीज़ से हो गया तो हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकती। अब आप ये चीज़ सोचो कि आप उस चीज़ को रिकवर कैसे कर सकते हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आ सकते हो। आपको उस सॉल्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा, रादर देन कि आप प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करे जा रहे हो।
तो ये एक चीज़ है कि आप उन सब चीज़ों के अंदर बात करो। और ऑब्वियसली काउंसलर्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो कि जो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्प करते हैं आपके, वो आपको गाइड करते हैं। और दूसरा जो है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। आप जब भी वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के सेशन के बाद आपको इतना पीसफुल फील होता है, आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। योगा करके, मेडिटेशन करके आपको इतनी शांति मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा होता है मेनली, लोगों को ऐसा लगता है कि इफ़ दे आर गोइंग टू एनी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास, तो लोगों को लगता है भाई ये तो पागल है, इसलिए जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पागल है इसलिए वहाँ पे आ रहा है। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कलेश चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन आएगा। और वो थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए मतलब जानता ना हो उन दोनों को, या फिर दोनों के लिए बायसनेस वाली फील ना हो, जो एकदम निष्पक्ष होकर अपना जवाब दे पाए। तो ऐसे केस के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? काउंसलर, ऑब्वियसली। तो ऐसे केस के अंदर आप किसको बताओगे? अपने रिश्तेदारों को जाके तो बता नहीं सकते हमारे घर में क्या क्या कलेश चल रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको एक जरिया मिला है, एक काउंसलर के फॉर्म में, जो आपकी बातों को इधर से उधर नहीं करेगा कभी भी, जो आपको एक सही राह दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए आप भी उतने वैल्यूएबल है और सामने वाला भी उतना वैल्यूएबल है। तो वो एक सही पिक्चर आपको दिखाते हैं, जो हम एक्चुअल में कई बार रिलेशनशिप में रहते रहते देख नहीं पाते हैं। राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी इशू हो रहा है रिलेशनशिप से लेके या मेंटल वेलबींग से लेके या कुछ भी है, तो प्लीज़ आप काउंसलर्स के पास आओ, है ना। आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं। तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों को इस चीज़ में।